नमस्कार। आज अपन कक्षा 10वीं का जो पहला पाठ है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य उसके रक्तचाप तथा कुछ व्यसनों के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। देखो इधर आज का अपना जो पहला टॉपिक है वह है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्तचाप होता क्या है तो नाम से ही अपन को पता चलता है। ब्लड प्रेशर यानी जो अपने शरीर में रक्त बहता है उसका दाब है ना, उसकी बहने की गति, वही क्या होता है रक्तचाप। तो देखो इधर रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा उसकी दीवारों पर लगाए गए दाब को अपन क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। देखो इधर हृदय से अपने अन्य अंगों तक जो रक्त बहता है वह किसके द्वारा बहता है, धमनियों के द्वारा। अब जो धमनियां जो होती हैं उनमें रक्त के कण बहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त के कण। ये रक्त के कण क्या करते हैं कि इन दीवारों के ऊपर दबाव लगाते हैं। इन दीवारों के ऊपर क्या लगाते हैं, दबाव लगाते हैं। उसी दबाव को अपन कहते हैं रक्तदाब या फिर ब्लड प्रेशर। समझ में आ रही है बात ये कि भाई जो शरीर के अंगों तक जो रक्त पहुंचाया जा रहा है उस रक्त जिस वाहिनियों के द्वारा यानी जिन धमनियों के द्वारा आ रहा है उन धमनियों के अंदर उपस्थित जो रक्त के कण हैं उन कणों के द्वारा उन धमनियों की दीवारों पर लगाए गए दाब को ही अपन क्या कहते हैं, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखो इधर जो सामान्य मनुष्य है उसका रक्तचाप कितना होता है तो 120 से लेकर 120 से 80 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 120 से 80 मिलीमीटर सामान्य रक्तचाप है ये। दूसरा, रक्तचाप मापने का यंत्र जो है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, रक्तचाप को मापा जाता है। आप हॉस्पिटल में वगैरह में गए होंगे तो एक पारे नुमा एक संरचना होती है, मीटर नुमा संरचना है जिसके अंदर पारा भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसी यंत्र को कहते हैं रक्तचाप मापी या स्पाइक्नोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है, स्पाइक्नोमैनोमीटर। अब देखो इधर रक्तचाप के बारे में बात करें तो रक्तचाप में जो हमने ये लिखा है 120 और ये 80, ये क्या चीजें हैं तो ये दो भागों में बटी हुई होती है। रक्तचाप जो है वो दो प्रकार से अपन देखते हैं। एक तो कहलाता है सिस्टोलिक और दूसरा कहलाता है डायस्टोलिक। क्या कहलाता है, सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक। अब ये होता क्या है तो सिस्टोलिक जो है वो धमनियों का दाब है। जो हृदय की मांसपेशियां जो संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है उस समय जो दबाव लगता है उसको अपन कहते हैं सिस्टोलिक रक्तचाप। यानी जो हृदय जो है वह क्या करता है कि धमनियों के अंदर उस रक्त को बहाता है। तो जो बहाने में जो उसको दबाव लगता है उस संकुचित जो होती है धमनियां उसमें रक्त को जो पंप करता है उसी दबाव को अपन क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। यह उच्च स्थिति होती है। यानी जो अपन 120 जो देखते हैं वह किस स्थिति को देखते हैं, सिस्टोलिक को। तो उसका जो सामान्य पैरामीटर है वह है 90 से 120 मिलीमीटर। समझ में आ रही बात है, कितना है, 90 से 120 मिलीमीटर। अब दूसरा जो है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होता है, धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। तो पहली परिस्थिति में तो क्या हो रहा था कि हृदय जो है वह धमनियों के अंदर रक्त को प्रवाहित कर रहा था। तो यह जो स्थिति बनेगी वह संकुचन की स्थिति बनेगी। किसकी बनेगी, संकुचन की। यदि हृदय पिचकेगा तब दबाव लगेगा, दबाव लगेगा तो जो रक्त है वह हृदय से कहां बहेगा, धमनियों के अंदर बहेगा और वहां से पहुंचेगा अंगों तक। तो जो दबाव लगा, तो जब दबाव पहली स्थिति में लगता है तब उसको तो अपन कहते हैं सिस्टोलिक। लेकिन जब वह हृदय संकुचन के बाद वापस शिथिल होता है यानी अपनी स्थिति में आता है तो जो दबाव लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। जो नीचे की स्थिति होती है यानी जो अपन 80 की स्थिति देखते हैं मिलीमीटर, 60 से लेकर 80 मिलीमीटर की जो स्थिति है वह डायस्टोलिक स्थिति कहलाती है। समझ में आ रही बात। तो रक्तचाप को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक तो वो स्थिति है जब हृदय संकुचित होकर धमनियों के अंदर रक्त को प्रवाहित करती है, उस समय जो दबाव लगता है वो। दूसरा जो है वह डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक क्या है कि जब हृदय संकुचित हुआ उसके बाद वापस शिथिल हो जाता है, उस परिस्थिति को अपन क्या कहते हैं, डायस्टोलिक स्थिति कहते हैं। उसके लिए जो मापन है वो 60 से लेकर 80 मिलीमीटर तक होता है। तो ये ध्यान रखना, दो चीजों के अंदर अपन इसको बांटते हैं। दूसरा, 1733 के अंदर पहली बार रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापा गया था। वो किसके अंदर मापा गया था, घोड़े के अंदर। और किसके द्वारा, स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने घोड़े में पहली बार रक्तचाप का मापन किया था 1733 ईस्वी में। दूसरा, इसको जो परिभाषित करने का जो काम है वह किसने किया था, कापलन ने किया था। कापलन नामक वैज्ञानिक था और कब किया था, 1983 में। तो ये दो डेट आप याद रख सकते हैं कि पहली बार रक्तचाप का मापन कब हुआ तो 1733 में हुआ था, घोड़े के अंदर किया गया था। और किसने किया था, स्टीफन हेल्स ने। और दूसरा जो उसको परिभाषित करने का काम किया था वह था कापलन ने, और कब हुआ था, 1983 के अंदर। अब देखो इधर
आपने सुना होगा रक्तचाप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने शरीर के अंदर, पूरे शरीर का जो नियंत्रण अपन कह सकते हैं जो वो रक्तचाप के द्वारा हो सकता है। क्या होता है, अब देखो इधर, इसके कारण रक्तचाप में जब कमी या वृद्धि होती है उसके कारण दो प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। पहली परिस्थिति बनती है उच्च रक्तदाब और दूसरी परिस्थिति बनती है निम्न रक्तदाब। ये दोनों ही स्थितियां शरीर के लिए हानिकारक होती है। अपना सामान्य 120 से 80 तक है तो सामान्य है एकदम, अपना शरीर जो है वह एकदम नियंत्रण की स्थिति में है। लेकिन यदि इस रक्तचाप के अंदर या तो कमी हो जाए या फिर क्या हो जाए वृद्धि, तो यह दोनों ही शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। अब उच्च रक्तचाप जो है वह होता क्या है, तो जब उसका पारा जो है वह हृदय धड़कन बढ़ जाती है ना, जैसे 120 से 180 जो है वह प्रति मिनट है। अब जो इसकी धड़कन जो है वह बढ़ जाती है ना, 120 से अधिक हो जाती है तो वह उच्च रक्तदाब की स्थिति बनती है। और यदि इससे कम हो जाए है ना, तो फिर वो किसकी बनेगी, निम्न रक्तदाब की स्थिति बनती है। अब ये होता क्यों है, इसका ज्यादातर जो कारण है वह होता है एक तो व्यायाम ना करना, शरीर को एकदम शिथिल रखना है ना, व्यायाम वगैरह कुछ नहीं करना। दूसरा, ज्यादा मात्रा में घी वगैरह है ना, ये इसके कारण हो सकता है। दूसरा, ये जो निम्न रक्तदाब है वह मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दों को हानि पहुंचाता है, सीधा सीधा मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे, इसके कारण हृदयाघात भी हो सकता है। यानी हृदय को ये डायरेक्ट पंप, भाई अपना जो रक्तचाप है जुड़ा हुआ हृदय से है, तो यदि इसके अंदर कोई परिवर्तन होता है और यदि कोई हानि होती है तो वो सीधी सीधी हृदय को हानि पहुंचाती है। दूसरा जो है निम्न रक्तदाब क्या करता है, इसके होने के कारण वो आहार नहीं पहुंच पाता, अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं अंगों तक जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता तथा आहार यानी भोजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण निम्न रक्तदाब की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके कारण क्या हो सकता है, अंग क्षतिग्रस्त हो सकता है, लकवा की स्थिति हो सकती है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि किन्हीं के अंदर रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर में वृद्धि या कमी होने के कारण लकवा हो जाता है, कभी हाथ काम नहीं करता, कभी पैर काम नहीं करता, कभी आधा जो भाग है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, लकवा की स्थिति हो जाती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन, यह उच्च रक्तदाब के लिए ज्यादा उपयुक्त है, पोटेशियम युक्त भोजन करना। दूसरा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की संतुलित मात्रा अपने शरीर के अंदर चाहिए, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। तो ये जो चीजें हैं वो है आपको रक्तदाब के लिए। तो रक्तचाप जो है वो क्या है, धमनियों की जो दीवारें हैं उनके ऊपर रक्त के कणों का द्वारा लगाया जाने वाला दाब। दो प्रकार की स्थिति है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, और इसमें परिवर्तन होता है, दो स्थितियां बनती है, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब। अब देखो इधर, इसके बाद में बात आती है नशीले पदार्थों की। नशीले पदार्थ वे पदार्थ जिनसे अपने शरीर को नशा पहुंचता है ना, सुन्न की स्थिति हो जाती है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, नशीले पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर क्या क्या बन है, गुटखा है, तंबाकू है, मदिरा है, अफीम है ना, कोडीन, निकोटीन, ये सभी जो है वो अपने शरीर को क्या करती है, एकदम अपन कह सकते हैं कि हमको शिथिल कर देती है। ये सभी क्या होते हैं, नशीले पदार्थ। जिसमें पहला अपन पढ़ते हैं गुटखा। गुटखा लगभग आप सभी ने देखा ही होगा, छोटे छोटे पाउचों के अंदर आपको हर एक छोटी छोटी दुकानों पर भी मिल सकता है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो ये सुपारी है ना, कत्था है, इनसे मिलाकर इनको बनाया जाता है। अब देखो इधर, ये इसके लिए मुख्य तो बातें हैं कि इनसे कोई लाभ तो है ही नहीं, ज्यादातर जो है वो क्या है, सब हानियां ही है, और मुख्य रूप से हानियां ही होती है। तो सबसे पहली तो है इसकी आर्थिक और शारीरिक हानि, कि भाई पहला तो पैसा जाएगा और दूसरा उसके शरीर भी अपना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब इसकी वजह से होता क्या है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, जिसका होता क्या है, तो उसमें जबड़ा जो है वो अपना, वह जबड़ा सही से ढंग से नहीं खुल पाता। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये कौन सा रोग है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, जिससे जबड़ा जो है वह ठीक से नहीं खुलता। दूसरा, कैंसर की संभावना है ना, मुंह का कैंसर जो है वह ज्यादातर जो है वो गुटखों की वजह से होता है। आपने वगैरह टीवी वगैरह में बहुत जगह देखा होगा, है ना, तंबाकू, ये गुटखा वगैरह खाना नहीं चाहिए, ताकि अपने शरीर के अंदर, है ना, मुख्य रूप से जो मुंह का कैंसर जो है वह इनकी वजह से हो सकता है। उसके बाद में बात आती है तंबाकू की। तंबाकू जो है उसका जो वानस्पतिक नाम है वह है निकोटिना टोबैकम। ये सोलेनेसी कुल का पादप है ना, कौन सा कुल है इसका, सोलेनेसी, और उसका वानस्पतिक नाम क्या है, निकोटिना टोबैकम। अब ये होता क्या है, तो इनका कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसकी पत्तियां जो है उसको नशीले पदार्थ के रूप में उसका सेवन किया जाता है, और पत्तियों में जो है 1 से 8% निकोटीन एल्कलॉइड उपस्थित होता है।
इनकी पत्तियां जो होती है उनमें 1 से लेकर 8% तक जो है वह निकोटीन एल्कलॉइड के रूप में उपस्थित होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो कैंसर जन्य तो ये है ही है। उसके अलावा भ्रूण विकास की गति में जो गर्भवती महिलाएं जो होती है उनमें जो भ्रूण का जो विकास हो रहा है उसकी गति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को तो कभी भी इन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, धमनियों की स्पंदन दर बढ़ जाती है। अपना जो रक्तदाब है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि कर सकते हैं। निकोटीन ये जो तंबाकू है उसकी वजह से अपना हृदय गति जो है वह क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। रक्तदाब जो है वह क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सिगरेट के धुएं से O2 परिवहन की क्षमता को क्या करता है, जो अपना सिगरेट है जिसके अंदर तंबाकू भरा हुआ रहता है उसकी वजह से O2 का जो परिवहन क्षमता है, जो अपने रक्त में O2 की जो परिवहन क्षमता हो रही है ना, जिस गति से वो बह रहा है उसमें क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसमें क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो धुआं होता है उसमें कौन सी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसके कारण O2 का जो परिवहन क्षमता है इसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके बाद में देखो मदिरा, दारू जिसको अपन कहते हैं, उसमें होता क्या है, तो मुख्य रूप से होता है एथिल अल्कोहल। कौन सा होता है, एथिल अल्कोहल, C2H5OH। कौन सा होता है, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। अब अल्कोहल को जो यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत जो है वो अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट देता है, एल्डिहाइड में। कौन करता है, यकृत। एल्डिहाइड अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रसायन है। तो इसकी यदि ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, यकृत के द्वारा, और ये अपने शरीर को क्या पहुँचाएगा, हानि पहुँचाएगा। अब उसके बाद में देखो शरीर का सामंजस्य बिगड़ जाता है। ये तो लगभग आपने सभी ने देखा ही होगा कि ज़्यादा दारू पीने से कभी नालियों के अंदर, कभी सड़क पर पड़े हुए बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये अपने शरीर का जो सामंजस्य है ना, नियंत्रण जो है वो उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मानसिक स्थिरता जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है ना, अस्थिर हो जाता है पूरा शरीर और वो गिर सकते हैं। स्मरण शक्ति कमजोर, याद करने की जो क्षमता है वह क्या हो जाती है, कमजोर, यानी खत्म हो सकती है। धीरे धीरे यदि ज़्यादा मात्रा में लगातार दारू का या मदिरे का सेवन किया जाए तो स्मरण शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में 2-3 एक और जो है नशीले पदार्थ हैं उनको अपन अगले वीडियो में समझेंगे। इनको आप स्क्रीनशॉट करके इनको लिख सकते हैं और या फिर मैं इनको फोटो के रूप में भी भेज दूंगा, आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।